तो मैं अब इसका वैल्यू को इसकी जगह पे पुट कर सकता हूँ और पुट करने के बाद इसे आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तो कोई बात नहीं, हमने इसको चेंज कर लिया और इस तरीके से अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो प्रेशर को हम लोग कितना लिखेंगे, इट इज एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा नॉट 1/v² dv, और जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, बाकी इंटीग्रेशन हो जाएगा। स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा नॉट 1/v² dv, और इनिशियल से फाइनल तक इसका इंटीग्रेशन जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, बोलो। सो वी नॉट से लेकर के 2v0, तो v0 से लेकर के इसको 2v0 तक इंटीग्रेट कर लो और आराम से हमारे पास अब आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका था इसको करने का। दूसरा तरीका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारे प्रोसेसेस जो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर आता है। लेकिन क्योंकि वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम लोग कोई सा भी प्रोसेस दिया जाए, इस फॉर्मूले से वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में हम लोगों ने। क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कल काउंटलेस किए गए तो लास्ट क्लास। ओके, ये क्वेश्चंस वगैरह किया था जिसमें कि बहुत सारे ग्राफ कन्वर्जन्स किए थे। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी दिया था मैंने, और इसे ग्राफ को कन्वर्ट करके लाने के लिए बोला गया था। किया सभी ने? बोला। चलो इसको करते हैं। देखो पॉइंट ए बी सी हमें दे रखा है। सबसे पहले ए पॉइंट पे मैं टेम्परेचर डिफाइन करता हूँ, डेट इज टी नॉट, और बी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, लेकिन वैल्यूज दे नहीं रखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा मैग्नीट्यूड में, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ए से बी हम लोग जा रहे हैं तो कैसा प्रोसेस है ये है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये प्रोसेस है। बराबर है क्या, लीनियर है ना। और प्रेशर डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ। इसमें ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लोग लगा सकते हैं। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब प्रेशर अगर तुम बढ़ा रहे हो तो लीनियरली वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो डबल बढ़ेगा, है ना। तो मुझे किस में रिलेशन चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, तभी तो मैं ग्राफ बना पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, पी इज इक्वल टू के भी हम लोग लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को चेंज कर लो, वॉल्यूम को लिख लो एन आर टी बाई पी। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू के एन आर इंटू टी। सो पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बताओ ये कैसा रिलेशन है, कैसा ग्राफ बनेगा इसके लिए। क्या ये वाई पैरा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है ये, पैराबोला लेफ्ट या राइट है, हाँ या ना। ग्राफ ऐसा बनेगा, हाँ ग्राफ ऐसा बनेगा। तो मुझे चूज करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और कौन सा ग्राफ पोर्शन आना चाहिए, ये पोर्शन या ये पोर्शन। तो मैं ए से बी पार्ट को अभी छोड़ देता हूँ, बी से सी वाले पे आते हैं हम लोग। बी से सी जब हम लोग आ रहे हैं, और एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मुझे लेना होता है। volume। तो किधर जाएगा ये, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बी से सी वाले में। पीछे
नीचे। प्रेशर घट रहा है तो हम लोग को नीचे लेके जाना पड़ेगा। प्रेशर घटते जा रहा है, नीचे लेकर के आए और इस पॉइंट पे आया और ये पॉइंट है सी, और सी से ए जाएंगे तो कैसा प्रोसेस है ये, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये या तो लेफ्ट में जा सकता है या तो राइट में जा सकता है। किधर जाएगा बोलो? लेफ्ट में। लेफ्ट में। वॉल्यूम घट रहा है, टेम्परेचर भी घटेगा, इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये इस तरफ आए। अब तुम्हें पता है कि ए से बी कैसे कनेक्ट होगा, कौन सा कर्व होना चाहिए ए से बी के लिए, ऊपर। है ना? तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये था मेरे लिए कि ए से बी जो है कोई एक प्रोसेस नहीं है, जो भी हम लोग पढ़े अभी तक कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी उसका कर्व हमें बनाना आना चाहिए इस तरीके से। ओके, चलो अब आगे चलते हैं और फिर से क्वेश्चंस वगैरह किए थे। चलो आगे, ये लास्ट यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया। चलो अब कार्नोट इंजन स्टार्ट करते हैं। कार्नोट साइकिल एंड हीट इंजन। साइकिल एंड हीट इंजन। कार्नोट साइकिल एंड हीट इंजन क्या है, बताओ? कोई कुछ बता सकता है इसके बारे में? ठीक है, मैं बताता हूँ। कार्नोट साइकिल क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोग पीछे जमाने पे जाते हैं और वहां पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय क्या हो रहा था, उस समय क्या सिस्टम चल रहा था। उस समय हम लोग के पास एक इंजन था और उस इंजन में हम लोग क्या करते थे, फ्यूल डालते थे। क्या करते थे, फ्यूल डालते थे, और फ्यूल डाल करके उससे हम लोग कुछ वर्क कराते थे। फ्यूल डालने के बाद क्या होता था, कुछ वर्क कराते थे, और वर्क किस फॉर्म में तुम्हें कन्वर्ट करना है वो हम लोग पे डिसाइडेड रहता था। तो हम लोगों ने क्या किया, फ्यूल डाला, ईंधन डाला, ईंधन का काइंड ऑफ क्या है, एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम लोगों ने वर्क में कन्वर्ट करा। और वर्क में कन्वर्ट किस फॉर्म में करा, लेट्स से कि हमारे पास एक व्हीकल है, जो कि घोड़ा गाड़ी होता है ना, जिस तरीके से बाइक है या फिर मोटर कार है या फिर तुम्हारे पास ट्रेन है, ये सारे इंजन, और ये इंजन में फ्यूल कंजम्पशन होता है। तो हम लोग जो फ्यूल देते हैं वो वर्क कन्वर्ट करता है, तो साइक्लिक मोशन करा करके उस ट्रेन को या फिर कार को आगे की डायरेक्शन में मूव कराया जा सकता है। अब ये व्हील को किस तरीके से मूव कराते हैं, वो इंजन के हेल्प से कराते हैं। किस तरीके से, वो मैकेनिकल सिस्टम हो गया अंदर का, तो उसके बारे में अभी डिटेल्स नहीं जा रहा। तो बात इतना है कि यहाँ पे जो इंजन था, वो इंजन क्या किया, कुछ वर्क किया, और वर्क करने के कारण से ये आगे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। अब तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो इंजन होता है, उस इंजन का माइलेज डिफाइन करते हैं। जैसे कि अभी 1 लीटर में कितना मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वो क्या है, माइलेज है। मतलब 40 किलोमीटर चलेगा या फिर 30 किलोमीटर चलेगा। कार का कितना होता है एवरेज, 13 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल, किस टाइप का व्हीकल है। तो ये माइलेज है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि कम फ्यूल डाल करके ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कराएं, बराबर। तो वो क्या चीज कहलाता है, इफिशियंसी। हम लोग इफिशियंसी को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब कि अगर हम लोग इसमें ईंधन को डाल रहे हैं तो ये फ्यूल ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट हो। तो हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, अगर लेट से हमने 100 जूल ऑफ एनर्जी फ्यूल के फॉर्म में डाला है, तो मुझे वर्क तो 100 जूल ऑफ एनर्जी फ्यूल के वर्क के फॉर्म में मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स या फिर नेचर के लॉ के हिसाब से ये चीज गलत है। नेचर कभी ऐसा होने नहीं देता है।
नेचर बोलता है कि तुम्हें 100 जूल बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो डंप कर दिया जाएगा या फिर वेस्ट हो जाएगा, जो कि तुम यूज नहीं कर सकते हो। तो 100 जूल में से तुम कुछ पार्ट ही उस 100 जूल का वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी पार्ट जो है वो वेस्ट जाएगा, काइंड ऑफ वेस्ट, या फिर डंप करना पड़ेगा तुम्हें। तो पहले जमाने के जो इंजन थे वो काफी ज्यादा लो इफिशियंसी के थे, मतलब हम लोग ईंधन डालते तो उसमें से 50% ही हमें वर्क मिल पाता था, और 50% पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो वेस्ट जाता था। और चीजों को धीरे 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 करके सुधारा गया। तो इंजन के अंदर क्या थे, कुछ कंप्रेशन एंड एक्सपांसन का प्रोसेस होता था गैस का, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो उस कंप्रेशन और एक्सपांसन का कुछ प्रोसेस होता था, और उससे हमारा इंजन चलता था और उससे हमें वर्क वगैरह मिलता था। उस समय फिर कार्नोट भाई साहब आए और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तुम लोग इफिशियंसी ज़्यादा चाहते हो, तो मेरे बनाए हुए साइकिल पे तुम इस इंजन को रन कराओ, तो तुम्हारा जो इफिशियंसी होगा वो सबसे मैक्सिमम मिलेगा, और इससे ज़्यादा इफिशियंसी और तुम किसी भी साइकिल से अचीव नहीं कर सकते हो। तो कार्नोट साइकिल नाम का उन्होंने एक प्रोसेस डिफाइन किया, है ना, वो बंच ऑफ प्रोसेसेस है, और उस प्रोसेस के थ्रू अगर रन करेंगे तो इफिशियंसी जो मिलेगा डेट विल बी मैक्सिमम, इफिशियंसी विल बी मैक्सिमम। तो काफी अच्छा लगा कि ठीक है, तो उस इंजन का नाम दिया गया हीट इंजन। ठीक है, तो अब हम लोग इंजन के बारे में समझते हैं कि हीट इंजन काम किस तरीके से करता है, और फिर हम लोग कार्नोट साइकिल देखेंगे कि ऐसा कौन सा साइकिल है जिसके ऊपर इसे रन कराने पे मैक्सिमम इफिशियंसी मिलता है, और इफिशियंसी का फिर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और फिर फॉर्मूला भी निकालेंगे। ठीक है क्या? देखते हैं हम लोग कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल में टोटल 4 प्रोसेसेस होते हैं, टोटल 4 प्रोसेसेस आर देयर, 4 thermodynamic processes are there, जिसमें से दो प्रोसेस जो है, टू प्रोसेसेस आर, जिसमें से दो प्रोसेसेस हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, और दो प्रोसेस जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी इंजन जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार एक्सपांड कर गया तो वापस से मुझे हाथ से उसको पुश करके उसके इनिशियल पोजीशन पे लाने की ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद ही खुद वो पुश होकर के इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, खुद ही खुद वापस एक्सपांड करे, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करे, खुद ही एक्सपांड करे, ऐसा होना चाहिए सेल्फ सस्टेनिंग। तो साइक्लिक प्रोसेस उसके लिए होना मस्ट हो गया। तो ये चीज़ है, और जिसमें से दो प्रोसेस आइसोथर्मल है और दो एडियाबैटिक है, उसी में दो जो है एक्सपांसन प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, और उसमें से दो जो है कंप्रेशन प्रोसेस है, दो एक्सपांसन एंड दो कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं, और प्रोसेस है कैसा उसे हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनाएंगे, तो इसमें से दो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल कर्व हमने बना दिया, और दो प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है, तो ये दो प्रोसेस मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस बना दिया। तो यहाँ पे एक लूप हमें बन करके निकल रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस बन के निकल रहा है, वो हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। ए, बी, सी एंड डी,
क्योंकि वर्क गैस के कारण से होना चाहिए, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोसेस होना चाहिए। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको मैं TH बोल देता हूँ। और ये है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम है, लो है या फिर कोल्ड है। तो वो हॉट है और ये कोल्ड, TC में बोल देता हूँ उसको। सो एक तो टेम्परेचर जिस पे हाई टेम्परेचर है, और एक दूसरा टेम्परेचर जो रिलेटिवली लो है, तो TC में उसको बोल के रखा हूँ। और दो इसमें से एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। अब प्रोसेस को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से, और हीट इंजन को देखते हैं। तो मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये मेरे पास एक सिलेंडर है। सर्कुलर। डन सर। और इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, ऐसा। और ये पिस्टन जो है वो किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हो सकता है, रॉड के थ्रू। मान लो कि एक व्हील से कनेक्टेड है, बराबर। मैं एक इमेजिन करा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। ये व्हील है और ये जो चीज़ है पॉइंट फिक्स है, और ये इस तरीके से रोटेट कर सकता है। और इसके अंदर गैस है, कोई सा भी गैस हो सकता है, मोनोटोमिक, डायटोमिक, पॉलीटोमिक, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं। तो इस समय ये क्या है, जो गैस है वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, और मैं उसको एक्सपांड कराने की कोशिश करूंगा। तो कोई ना कोई प्रोसेस से तो एक्सपांड कराना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग इस लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस जगह से A से B अगर हम लोग जाते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, और आइसोथर्मली हम लोग इसको एक्सपांड कराएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे एक हॉट रिजर्वर लगाया। हॉट रिजर्वर क्या होता है, जिसका टेम्परेचर TH है। हॉट रिजर्वर का मतलब होता है कि एक ऐसा चूल्हा या फिर भट्टी या फिर चैम्बर जिसका टेम्परेचर फिक्स्ड है, उसके पास एनर्जी अनंत है, बहुत सारा एनर्जी है। जैसे कि सागर है, उसमें से तुम एक बकेट पानी उठा भी लो तो सागर का लेवल कम नहीं हो जाएगा। सेम वे में अगर फायर है, उसमें से थोड़ा सा हीट निकाल लो, उसका टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हॉट रिजर्वर एक ऐसा चैम्बर है जिसका टेम्परेचर कम नहीं हो सकता है, या फिर तुम चाहे तुम उसमें से एनर्जी निकाल भी लो तो भी। ठीक है, जैसे कि तुम लोग अगर स्टीम इंजन देखोगे पुराने ज़माने में, तो एक कोल का भट्टी रहता था, जिसमें कोल ढेर सारा डालते जाते थे, और यहाँ पे फायर बढ़ते रहता था, आया ना। और उससे क्या करते थे हम लोग, स्टीम को गर्म कर, स्टीम बोल रहा हूँ, पानी को गर्म करते थे। देखा है कभी? हाँ सर। अब तो हाँ सर। शायद मूवी में ही देखने के लिए मिला होगा तुम लोग, रियल लाइफ में तो ऐसे भी नहीं हो सकता। तो कोल जो है हम लोग ढेर सारा डाल रहे हैं। जैसे ही इसमें कोल डालते हैं, ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता ही रहता है। और अगर सपोज अंदर का हीट कम होने लग गया है, क्योंकि इसको रेगुलरली हीट प्रोवाइड कर रहा है,
अगर कम होने लग गया तो वापस से हम लोग कोल अंदर डाल देते हैं। तो ये क्या है, रिजर्वर है, जो कि अनंत सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसमें से कितना भी तुम एनर्जी निकाल सकते हो, खत्म नहीं होने वाला है, और उसका टेम्परेचर फिक्स्ड है। सो दिस इज हॉट रिजर्वर। और इस हॉट रिजर्वर से हम लोग इस गैस को कनेक्ट कर दिए, चैम्बर को कनेक्ट कर दिए, तो वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इधर से तुम्हारा एनर्जी गया, तो सिस्टम ने एनर्जी लिया, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया, लेट से Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया। और एनर्जी अगर ये गैस लेगा तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा, और इसको फोर्स लगा करके एक्सपांड कराने की कोशिश करेगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो क्या हुआ, उसमें इसका एक्सपांसन हो गया। तो ये पिस्टन जो है ऊपर चला गया, तो इसका वॉल्यूम तो एक्सपांड हो रहा है। अच्छा, ये ऊपर से ओपन है, इसको क्लोज मत समझना, ऊपर से ओपन है, सोचो ऊपर जाएगा कैसे सर, देखो ऊपर तो बंद है, ये ओपन है। तो अगर ये रॉड मूव किया तो ये ऐसे हो जाएगा टिल्ट, और ये व्हील भी रोटेट कर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो ये कैसा एक्सपांसन हुआ, एडियाबैटिक एक्सपांसन है या फिर आइसोथर्मल एक्सपांसन है? सर, वो व्हील फिक्स्ड है क्या? हाँ बताया तो, ये इस लोकेशन पे फिक्स्ड है, ओके सर। इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। तो कैसा एक्सपांसन हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांसन। क्योंकि इसका टेम्परेचर फिक्स्ड है और इसके साथ ये कनेक्टेड है, तो हीट का एक्सचेंज कितना भी हो सकता है, ताकि उसके टेम्परेचर को वो कांस्टेंट रखे। तो ये आइसोथर्मल एक्सपांसन हो गया। अब तुमने क्या किया कि इसका एक्सपांसन करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अब इस टेम्परेचर सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दूं, नहीं तो टेम्परेचर सोर्स से अगर ये रिजर्वर से कनेक्ट ही रखूंगा मैं, तो कितना भी उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देते जाएगा देते जाएगा देते जाएगा, तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपांड कर जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपांसन नहीं चाहिए, वापस उसको खींच करके नीचे भी लाना है। तो मैंने क्या करा, अब इसको एडियाबैटिक बॉल से कनेक्ट किया। और एडियाबैटिक बॉल से जब जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एडियाबैटिक एक्सपांसन होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इंटरनल एनर्जी बढ़ चुका है। इन सभी मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर है ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, अभी भी एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, इंटरनल एनर्जीज मच हाई है, वो अभी और एक्सपांड करेगा। तो अब अगर एक्सपांड करेगा तो कैसा एक्सपांसन हम लोग बोलेंगे, एडियाबैटिक एक्सपांसन। और पिस्टन इस जगह पे पहुंच जाएगा। तुम्हें दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है और किस तरीके से ये व्हील को रोटेट करा रहा है। आया ना, व्हील आराम से रोटेट कर रहा है और ये पूरा का पूरा एक्सपांड कर गया। अब एक्सपांड कर गया तो हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, वापस अपने स्टेट पे लाना चाहते हैं। ये क्या था हमारा, एडियाबैटिक एक्सपांसन। और वापस से अब हम लोग इसको अपने स्टेट पे लाना चाहते हैं, तो स्टेट पे लाने के लिए इसको क्या करना होगा, कंप्रेस करना होगा। और कंप्रेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको कूल डाउन करो, है ना। जैसे कुकर के अंदर काफी ज्यादा गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम लोग उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाता है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम कम होते जाता है ना। तो अब वापस से अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्रेस कराने की कोशिश करेंगे।
तो सवाल ये है कि किस प्रोसेस से कंप्रेस कराएं, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू या फिर आइसोथर्मल के थ्रू। हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस अभी कर चुके हैं। अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस में तुमने एक्सपांशन इस तरीके से कराया है तो कंप्रेशन भी उसी के ऊपर हो जाएगा, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा हम लोग चाहते नहीं है, तो इसीलिए अब हम लोग कैसा कंप्रेशन कराएंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। isothermal. हाँ, तो पिस्टन जो है अब वो कूल डाउन होकर के नीचे जाएगा, और ये रॉड इस जगह पे आ जाएगा। ये मैं एक बेसिक सा कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि यही सेम मैकेनिकल सिस्टम वहाँ पे लगा होता है। लगभग लगभग वैसा ही लगा होता है, लेकिन अब थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं चीज़ें, तो अलग वे में होता है। तो तुमने क्या किया, इस जगह पे एक कोल्ड रिजर्वर लगाया जिसका टेम्परेचर कम है, टीसी। और कोल्ड रिजर्वर लगाने के कारण से ये जो हीट है वो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया, है ना। हीट इससे खींचेगा तभी तो जा करके इसका कंप्रेशन होगा। बिल्कुल है। तो कोल्ड रिजर्वर ने क्या किया, हीट एक्सट्रैक्ट किया, तो ये Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे विड्रॉ कर लिया। अब वो वापस से, अच्छा ये वाला कौन सा कंप्रेशन था, एडियाबैटिक या फिर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या है कि तुमने इसके टेम्परेचर को कम कर दिया, तो यहाँ पे जो एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ था, सेम काइंड ऑफ मोमेंटम यहाँ पे भी बिल्डअप होगा अगर तुमने इसको एक एडियाबैटिक वॉल से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता है, तो वो और कंप्रेस होगा। वो तुमने इसको कनेक्ट कर दिया, और इस बार ये पिस्टन जो है वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा कंप्रेस होने के बाद। तो ये अपने अगर इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो ये वापस से अपने प्रोसेस को रिपीट करेगा, और वापस से हम लोग इसमें क्या कर देंगे, हॉट रिजर्वर से कनेक्ट कर देंगे, और हॉट रिजर्वर से कनेक्ट करेंगे तो फिर से ये साइकिल में सिस्टम पूरा का पूरा मूव करेगा इस जगह से, और ये सिस्टम चलते रहेगा। एक्सपांसन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर एक्सपांसन हुआ, कंप्रेशन हुआ, तो हमारा जो व्हील है वो कंटिन्यूसली रोटेट करते जाएगा, कंटिन्यूसली रोटेट करते जाएगा। तो ये एक लास्ट हम लोगों ने कंप्रेशन का, वो एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो टोटल 4 प्रोसेसेस हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग कोई भी हीट इंजन को रन कराते हैं, जिससे कि हमारा इफिशियंसी जो है वो मैक्सिमम मिलता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ या फिर ग्राफ इसका बनाने की कोशिश करूँ, तो इस प्रोसेस का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपांसन था, तो ये ऐसा होगा आइसोथर्मल एक्सपांसन। और ये कैसा था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व में बना रहा हूँ, पीवी कर्व। ये एडियाबैटिक एक्सपांसन था, तो एडियाबैटिक एक्सपांसन ऐसा होगा। फिर क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऐसा होगा। और लास्ट वाला जो कर्व है उसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन ऐसा हो जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस को ऑन करेगा। तो इन सभी प्रोसेस को एक साथ मिला देंगे तो जो हमारा कार्नोट साइकिल था वो हमें मिल जाएगा, ऐसा कुछ है साइकिल।
ए बी सी एंड डी। बोलो समझ में आया क्या? इसमें कोई भी डाउट है तो किसी को पूछ सकते हो। सर लाइक गारंटी कैसे दे सकते कि लाइक इसमें सबसे मैक्सिमम वर्क होगा, लाइक एफिशिएंसी ज्यादा होगा? हाँ, अब वही एफिशिएंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एफिशिएंसी किस तरीके से निकालेंगे और कैसे बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा होगा। तो हम सर लोग, ऊपर करो ना। हाँ ये लो, एफिशिएंसी को समझते हैं। क्या है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। नोट कर लिया? सर इसमें जो वॉल लगा है वो बार बार चेंज कैसे कर? वो एक मैकेनिकल सिस्टम है, उसके बारे में मैं कुछ भी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो किस तरीके से चेंज करता है वो अलग अलग वेरिएशन होते हैं, और ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट रन करता है। तो ये भी एक इशू है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ आइडियल, जैसा मैंने यहाँ पे पढ़ाया एग्जैक्ट प्रोसेस वहाँ पे होगा, ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में जब हम लोग ओके सर। चीज़ें करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है। ये तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, बिल्कुल आइडियल केस है, और आइडियल केस एग्जिस्ट होता नहीं। लगभग लगभग इसके जैसा हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इफिशियंसी की बात करते हैं। इफिशियंसी होता क्या है? एक जनरल सा अगर हम लोग बात करें जिसमें कि हम लोग को समझ में आता है, मान लो कोई भी एक सिस्टम है, सिस्टम इन द सेंस कोई सा भी सिस्टम हो सकता है, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम ही हो सकता है। मान लो कि ये हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, मनी को इनपुट कर रहे हैं। क्या काम? कुछ काम कराने के लिए। क्या करने के लिए? कुछ काम कराने के लिए। तो मनी जो इनपुट हो रहा है वो कहीं ना कहीं से इनपुट हो रहा होगा। हाँ, अनंत अमाउंट ऑफ रुपए है हमारे पास, तो उसमें से कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ जो रुपए है हम लोग लेट से सड़क बनाने के लिए या फिर रोड बनाने, कंस्ट्रक्शन काम के लिए दिया गया। किसी भी पार्टी को दिया जा सकता है या फिर किसी भी जो भी है, हाँ दिया जा सकता है। जो भी अभी करंट में जो चल रहा है लेट से उसको दिया गया या फिर किसी और पार्टी को दिया गया। और मान लो कि 100 करोड़ का काम है, 100 CR का। तो सिस्टम में 100 CR को इनपुट किया गया, और जब 100 CR को इनपुट करेंगे तो उसमें से काम जो हमें एक्चुअल में मिलता है वो कितना होकर के मिलता है? जो एक्चुअल में वर्क होता है या फिर जो सड़क हमें 10 करोड़। बन करके निकलता है, वो हमें देख करके पता चलता है कि हाँ बहुत ही कम हुआ है। लेट से कि 60 करोड़ का काम हो गया, 60 CR का काम। तो वो जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पार्टी है, उसका इफिशियंसी डिफाइन किया जाएगा कि बताओ इसकी इफिशियंसी कितनी है। तो जनरल बात तो समझ में आ जा रहा है कि हाँ भाई उसने 60 करोड़ का काम किया, बाकी जो है उसके जेब में गया, बाकी का वो काम किया ही नहीं। मतलब कि 40 करोड़ का वेस्टेज हो गया, अमाउंट जो रुपए है वो वेस्ट हुआ गवर्नमेंट के हिसाब से या फिर इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। 40 करोड़ का घपला हो गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं है, उसका 60 करोड़ का सिर्फ काम हुआ। तो इस गवर्नमेंट सिस्टम का जो इफिशियंसी होगा वो कितना हो जाएगा? जितना काम किया और जितना रुपए दिया 60%। उसको डिवाइड कर लो। इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो कोई काम का हुआ नहीं। तो जनरल फंडा हमारे लिए भी वही होता है एफिशिएंसी का, कि अगर हमारे पास एक इंजन है और इस इंजन में तुमने कुछ फ्यूल को इनपुट किया, तो इनपुट किया तुमने कुछ, मान लो कि 100 जूल, और इससे तुमने कुछ वर्क कराया या फिर आउटपुट निकला। तो आउटपुट जो निकला वो तुम्हें लेट से 60 जूल निकला, और बाकी जो एनर्जी था 40 जूल
वो तुम एनर्जी यूज नहीं कर पाए, तो तुम डंप करने, उसे तुम्हें डंप करना पड़ा। तो जो एनर्जी यूज नहीं हो पाया उससे तो कोई मतलब नहीं है, जो मुझे मिल पाया, जो मैं यूज कर पाया, उसी से ही इफिशियंसी डिफाइन किया जाएगा। तो दिस 60 डिवाइडेड बाय 100 विल बी द इफिशियंसी। कितना हो जाएगा? 0.6। मेरी बात समझ में आएगा? तो ये जो इफिशियंसी है, क्या किसी गवर्नमेंट का 1 हो सकता है क्या? 1 बोलने का मतलब 100%? नहीं हो नो सर। सकता। नहीं। आइडियली पॉसिबल है, लेकिन अगर हम लोग रियल में देखें तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो ये आइडियली भी पॉसिबल नहीं है और रियल वर्ल्ड में भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो सर रियल वर्ल्ड में भी पॉसिबल नहीं होगा ना, नहीं, रियल लाइक वर्ल्ड में भी वो पॉसिबल। सैलरी लेगा। क्या चीज? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। वो तो मैं ओके बताया है। सर। मैंने कहा कि आइडियली अगर माने कि हाँ वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो रुपए, तो यूटिलाइज करा सकते हो तो। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो वो तो नहीं हो सकता गवर्नमेंट से। और अब हम लोग अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो ना तो आइडियली हो सकता है और ना ही रियली हो सकता है। तो ये क्या होता है, जो नेचर है उसके खिलाफ है। जब तक तुम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी नेचर में डंप नहीं करोगे, नेचर इन द सेंस सिस्टम में, इन्वायरमेंट में डंप नहीं करोगे, तब तक तुम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का वर्क नहीं करा सकते। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अभी पहले इफिशियंसी को डिफाइन कर लेते हैं। और इफिशियंसी के लिए अब हम लोग एक अलग सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज हीट इंजन या फिर इंजन। और इस इंजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इनपुट दे रहे हैं एनर्जी। और कहाँ से एनर्जी इनपुट दे रहे हैं? हॉट रिजर्वर से। और हॉट रिजर्वर से हम लोगों ने Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट किया। और हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर कितना है? TH। और लेट से तुमने TH अमाउंट ऑफ हीट दिया है, Q1 नहीं करते हैं हम लोग, QH लिखते हैं। और इतना अमाउंट ऑफ अगर तुमने एनर्जी दिया है, तो उसमें से कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो पाएगा, और बाकी अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होगा वो वेस्ट जाएगा। सो दिस विल बी द वर्क विच वी आर रिसीविंग और गेटिंग। और इतना सा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डंप किया। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डंप किया? टी QC या Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी डंप किया। किस में डंप करता है वो? कोल्ड रिजर्वर में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, TC टेम्परेचर है। जैसा अगर हम लोग ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे क्या था, Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कोल्ड रिजर्वर में डंप किया, तब तो वो कंप्रेशन हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसने एनर्जी को डंप किया। तो इस तरीके से अगर हम लोग बोले कि QH QC और W आर द एनर्जीज, ये सभी क्या है? एनर्जीज है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन से ये बोल सकते हैं that QH is equals to QC प्लस ऑफ W। और फिर अगर हम लोग एफिशिएंसी को डिफाइन करें, तो एफिशिएंसी किस तरीके से लिख सकते हैं? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय द हीट सप्लाइड। अब समझना, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले को रटते तो हैं, लेकिन वो गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है हीट सप्लाइड, तो QH इज ओनली द हीट सप्लाइड। यहाँ पे QH ही सिर्फ हीट सप्लाई किया गया, लेकिन QC क्या है? हीट विड्रॉन किया गया। तो QC नेगेटिव होता है और QH क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो लेट से एक बहुत ही बड़ा सा सिस्टम है जिसमें कि ये साइक्लिक प्रोसेस ना करा करके कोई अलग प्रोसेस करा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे करके जो भी है। तो मैं हो सकता है कि इस जगह पे भी हीट इनपुट किया, इस जगह पे भी हीट इनपुट किया, इस जगह से हीट को बाहर निकाला। तो जितना भी हीट इनपुट किया है उन दोनों का समेशन QH कहलाएगा। समझ में आया क्या?
पूरे साइकिल में कितना हीट इनपुट किया गया, कितना हीट दिया गया, तो वो हीट सप्लाइड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है। कोई कंफ्यूजन है? तो हीट सप्लाइड में हम लोग क्या बोलेंगे, जो जो QH पॉजिटिव है वो यहाँ पे हीट सप्लाइड आएगा, सिंपल। तो चलो अब इफिशियंसी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वर्क डन W होता है, हीट सप्लाई तुमने कितना किया, QH किया, और QH का नहीं W का वैल्यू चेंज कर लेते हैं। W का वैल्यू कितना हो जाएगा, QH माइनस ऑफ QC, QH माइनस ऑफ QC डिवाइडेड बाय QH, so it will be equals to 1 minus of QC by QH, so this is efficiency। पढ़ा ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला? नो सर। इसमें बताया हुआ ना केमिस्ट्री में, थर्मो में। कार्नोट इंजन ही नहीं था उसे। सर इसमें नहीं है। सेकंड लॉ नहीं बताया? सर उसमें एफिशिएंसी और कार्नोट इंजन नहीं है। सर वो एंट्रोपी वो सब है सेकंड लॉ में। अच्छा चलो ठीक है, कहीं कहीं पे तो बताते हैं। ठीक है, तो इफिशियंसी ये हो गया। अब इफिशियंसी का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे कार्नोट इंजन के लिए। दिस फॉर्मूला इज जनरल, ये जनरल फॉर्मूला है। ये एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला, लेकिन अब हम लोग कार्नोट साइकिल के लिए इफिशियंसी निकालना चाहते हैं। एफिशिएंसी फॉर कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी फॉर कार्नोट साइकिल। तो ये है हमारे पास कार्नोट साइकिल। और जैसा कि हम लोग वहां पे देखे थे, कार्नोट साइकिल में एक जगह पे हीट सप्लाई किया जाता है और एक जगह पे हीट डंप किया जाता है ना। ये है ए, ये है बी, ये सी और ये डी। तो हर एक जगह पे ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है। तो इस जगह पे टेम्परेचर कितना होगा, ए पॉइंट पे बताओ, TH होगा। बी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा, TH ही होगा। TC। TH होगा ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और सी वाले लोकेशन पे टेम्परेचर कितना होगा, कोल्ड रिजर्वर से कनेक्ट किया है तो ये TC हो जाएगा। और ये क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डी पॉइंट पे भी टेम्परेचर कितना होगा, TC। ठीक है, अब वॉल्यूम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लेट से इस जगह पे वॉल्यूम V1 है, इस जगह पे वॉल्यूम V2 है, इस जगह पे वॉल्यूम V3 है और इस जगह पे वॉल्यूम V4 है। देख लिया हमने। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे वर्क चाहिए और QH चाहिए। वर्क डन बाय गैस, वर्क डन कैसे निकलेगा, एरिया से। क्या एरिया इसका निकाला जा सकता है, क्या कर्व वगैरह दिया नहीं निकाल सकते, तो हमें हर एक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा और सभी का वर्क कैलकुलेट करना होगा। QH कितना होगा, QH जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा, यहाँ पे हीट इन किया गया है, सो दिस विल बी QH, और इस जगह पे हीट को एग्जिट किया गया है तो ये होगा QC। बराबर है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है A से B,
कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? nRT ln V final अपॉन V इनिशियल। nRT टेम्परेचर कितना है? TH ln V final अपॉन V इनिशियल विच इज V2 अपॉन V1। डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 0। तो जो हीट होगा डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू के बराबर होगा। डेल्टा यू इसमें 0 है विच विल बी इक्वल्स टू nRTH V2 अपॉन V1। अब बी से सी प्रोसेस हम लोग देखते हैं। बी से सी जा रहे हैं तो कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो क्या होता है? nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा। भूल गए हो क्या तुम लोग सब वर्क का फॉर्मूला करेक्ट प्रोसेस के लिए? ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी का मतलब ये टी फाइनल, जो टी फाइनल है वो टी सी है, ध्यान दो अच्छे से। और अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा, कोई सा भी गैस हो सकता है, मैं गामा ले लिया हूँ। ठीक है, तो W2 आ गया। डेल्टा यू कितना हो जाएगा? डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। और इससे मुझे कोई मतलब है नहीं डेल्टा क्यू, क्योंकि 0 है, एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। बी से सी हो गया, सी से डी देखते हैं। सी से डी कैसा प्रोसेस था? आइसोथर्मल। पर एक बार देख लो, सी से डी आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एनआरटी एलन बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल। ये हो जाएगा एनआरटी, टेम्परेचर उस समय कितना है? टीसी है, एलन वी फाइनल, सी से डी जा रहे हैं तो डी विल बी द फाइनल वॉल्यूम V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3। तो कौन सा वॉल्यूम बड़ा है? V4 बड़ा है या V3 बड़ा है? V3। फाइनल वॉल्यूम बड़ा है या छोटा है? छोटा है। छोटा है। छोटा है। तो वर्क छोटा कैसा है। होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। 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 तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि दिस वर्क इज नेगेटिव। और अगर ये वर्क नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू तो 0 है, डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। सो डेल्टा क्यू विल बी नेगेटिव। अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव है तो ये हमारे काम का है नहीं। अब डी से ए हम लोग जाते हैं। डी से ए कैसा प्रोसेस है देख लो एक बार। डी से ए जो है वो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कितना होता है? एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा। तो कितना हो जाएगा? एन आर टी फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। डी से ए जा रहे हैं, डी से ए, तो ए विल बी द फाइनल टी एच माइनस ऑफ टी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ गामा। और इसमें डेल्टा क्यू तो 0 ही होने वाला है क्योंकि आइडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, मैंने सारे चीज लिख लिए, तो मैं पूरा नेटवर्क निकाल लेता हूँ कि नेटवर्क होगा कितना। that will be W1 plus W2 plus W3 plus of W4। W1 का वैल्यू कितना था? nRTH ln V2 अपॉन V1। nRT कितना था? TC माइनस ऑफ TH, TC माइनस ऑफ TH डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ गामा प्लस nRTC ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल था वो V4 बाई V3।
प्लस लास्ट वाला क्या था, एन आर टी एच माइनस ऑफ टी सी डिवाइड सर बाय, वो थर्ड वाला माइनस हो जाएगा ना? वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ओके। V4 इज लेस देन V3, तो ln का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा खुद ही, आया ना, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। अब आगे चलते हैं हम लोग नीचे, और यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ सर। क्या कैंसिल आउट हो रहा है बताओ। सर वो 1 माइनस गामा वाला डिनोमिनेटर वाला। है ना, ये कैंसिल आउट हो रहा है हमारा। तो टोटल वर्क डन हमारा कुछ ऐसा आ गया, एन आर टी एच एल एन V2 अपॉन V1 प्लस एन आर टी सी एल एन V4 अपॉन V3। ठीक है, तो ये नेटवर्क हो गया। अब इसको ऐड कैसे करें हम लोग। अगर मुझे V2 V3 और V1 V4 में रिलेशन पता चल जाए, V1 V2 V3 V4, तो आराम से हम लोग इसको ऐड वगैरह कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं अभी के लिए इसको रिलेशन बता देता हूँ कितना होता है, उसको बाद में मैं निकालूंगा। अभी पहले शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ, और ये कई जगह पे काम भी आता है, बहुत काम आता है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अगर कर्व है और ये आइडियाबैटिक आइसोथर्मल कर्व इस तरीके से दिया गया है, इस जगह पे वॉल्यूम है V1, इस जगह पे V2, इस जगह पे V3 और इस जगह पे V1। तो इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इक्वल होता है। क्या बोला, समझ में आया क्या। हाँ सर। इन वॉल्यूम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा बोलो। V1 V3 is equal to V2 V1 V4। V3 इज इक्वल टू V2 V4, ये रिलेशन आएगा। अब ये रिलेशन आया कैसे, एक तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया। अब इस रिलेशन को हम लोग लेकर के आते हैं तो थोड़ा अच्छे तरीके से समझना। ये जो प्रोसेस है जिसमें मैं सिर्फ अभी एरो लगाऊंगा, ये कैसा प्रोसेस है, आइडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो V2 से अगर हम लोग हाँ V3 जा रहे हैं तो ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है, और आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, P V रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो P V रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो प्रेशर को रिप्लेस कर लेता हूँ मैं, एन आर टी डिवाइड बाई वी इंटू वी रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा टी वी रेज़्ड टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लेट्स से गामा माइनस वन इज एक्स, so t v raised to power x is equals to constant। अब ये जो प्रोसेस है a b c d एंड d तक, तो b से c जो प्रोसेस है वो एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है, और आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग बोल सकते हैं t2 v2 raised to power x is equals to t3 v3 raised to power x। आया ना। समझा या नहीं समझा। T2 है कितना, T2 TH है हॉट, और T3 कितना है कोल्ड। अरे जैसे हम लोग P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाते हैं ना, हाँ सर समझा। हाँ वही काम करा है हमने हाँ सर समझा। आइसोथर्मल के लिए। तो ये एक हो गया। दूसरा आइसोथर आइडियाबैटिक कर्व कौन सा है, D से A।
सो डी से ए अगर आइडियाबैटिक कर्व है तो हम लोग पॉइंट डी पे कितना बोल सकते हैं, T4 V4 raised to power x is equals to T1 V1 raised to power x। और T4 टेम्परेचर कितना है, कोल्ड वाला है, और T1 कितना है। सर वो एक्स किस लिए लिया? इस टर्म को मैंने x एज्यूम कर लिया। ओके सर। तो V1 raised to power x, बस अब इतना सा ही काम करना था। तो TH अपॉन TC कितना आ गया, V3 अपॉन V2 रेज टू पावर x, और इधर से TH अपॉन TC कितना आ गया, TH अपॉन TC इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 रेज टू पावर x। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1। इधर से क्या निकल के आया, that V1 V3 is equals to V2, जो कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट लिखा है। सर ये सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए है क्या? हाँ सिर्फ कार्नोट की। ओके, तो अब मैं वापस से वर्क पे रिटर्न होता हूँ, और वर्क पे अब हम लोग देखते हैं कि V2 अपॉन V1 और V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3 कितना हो जाएगा। V4 अपॉन V3 हम लोगों ने नीचे निकाला है, V4 अपॉन V3 कितना आ रहा है बोलो। V4 upon V3 is nothing but V1 upon V2। तो वर्क हमारा आएगा, नेट वर्क इज इक्वल टू NRTH ln कितना था ऊपर, V2 by V1 प्लस ऑफ NRTC ln V1 by V2। क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है? बोलो, अंदर का टर्म देखो अच्छे से, एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना यहाँ पे, और हाँ रिवर्स हो जाएगा, हम लोग आराम से ऐड कर पाएंगे इसको। ये हो जाएगा NRTH माइनस ऑफ TC ln V2 by V1। सो दिस इज द नेटवर्क। चाहो तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, एक कार्नोट साइकिल में नेटवर्क कितना हुआ, तो इतना हुआ। इसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये अगर हमारा नेटवर्क निकल गया है, हम लोग इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, that is equals to network divided by the heat supplied, which is NRTH minus of TC ln V2 upon V1 divided by QH। कितना हीट सप्लाई किया गया था, QH हम लोगों ने ऊपर निकाला है, इधर देखा QH। इसका वैल्यू को पुट कर लेता हूँ मैं, NRTH ln V2 by V1। तो बहुत सारी चीजें जो कि कैंसिल आउट हो गए, NR कैंसिल आउट, ln में जो भी चीज था वो कैंसिल आउट हो गया, और फाइनल जो टर्म हमारे पास बचा वो TH माइनस ऑफ TC डिवाइडेड बाय TH बचा। ईटा का फॉर्मूला क्या आ गया, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ TC डिवाइडेड बाय TH। और क्योंकि एक और फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला ही था, 1 माइनस ऑफ QC डिवाइडेड बाय, तो काइंड ऑफ सिमिलर रिजल्ट हमें मिलता है, और याद रखना हमारे लिए काफी आसान है। इस जगह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, QC अपॉन QH इज इक्वल टू TC अपॉन TH।
समझ में आया क्या? हाँ सर। तो ये हमारा एफिशिएंसी, और इस तरीके से हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं कि इस प्रोसेस को छोड़ करके फॉर्मूले पे याद रखना है। ये जो प्रोसेस है, किस तरीके से हमने क्या किया, वर्क किया, निकाला पहले। जरूरी नहीं है कि तुम्हें कार्नोट साइकिल ही दिया जाए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तुम्हें कोई सा भी साइक्लिक प्रोसेस दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सर्कल दे देगा, या फिर साइक्लिक प्रोसेस ऐसा दे देगा, और बोला जाएगा कि इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए इफिशियंसी निकाल करके बताओ। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए इफिशियंसी हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। साइकिल के लिए वर्क निकालेंगे, और साइकिल में तुमने पूरा हीट कितना इनपुट किया वो निकालेंगे, और दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे ये आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है क्या? सर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्यों होता है इसका? अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी क्यों होता है। अगर हम लोग देखें तो कोई सा भी साइक्लिक प्रोसेस को अगर हम लोग रन कराते हैं, लेट से हमने ऐसा कर दिया, तो वर्क तो ज़्यादा हो गया, लेकिन जो हीट इन करने के लिए मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है वो और भी ज़्यादा हो जाता है, तो अल्टीमेटली इफिशियंसी घट जाता है। तो इसलिए कार्नोट साइकिल बनाया गया, जिसमें कि हीट जो है वो एक ही जगह पे इन कराया गया, क्योंकि बाकी आइडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज होता नहीं। मेरी बात समझ में आएगा? और आइसोथर्मल यस सर। एक्सपांसन होगा या कंप्रेशन होगा। अगर आइसोथर्मल एक्सपांसन हुआ तो हीट देना पड़ेगा, और कंप्रेशन हुआ तब तो हीट उससे बाहर निकलेगा। तो हमें इफिशियंसी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस जगह से अगर मुझे इफिशियंसी को ज़्यादा करना पड़ेगा, तो टी एच और टी सी में क्या रिलेशन, रिलेशन नहीं, इन द सेंस टी सी बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोल्ड रिजर्वर का छोटा। टेम्परेचर कम छोटा। होना चाहिए, और हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो बोला जाता है कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी में ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग रेफ्रिजरेटर देखते हैं। रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ज़्यादा अंदर के कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या होते हैं उस चीज़ को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं एक थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ। ये मान लो कि एक बॉक्स है जिसके अंदर का जो टेम्परेचर है मैं वो कम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पाइप को या फिर कॉइल को रन कराएंगे, और ये कॉइल क्या करेगा, जो एनर्जीज हैं इस सिस्टम के अंदर का उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। समझना बात को। तो यहाँ पे मान लो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते जा रहा है, हर एक जगह से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरीके से इसका जो टेम्परेचर है वो घटेगा। अरे हाँ या ना, समझ में आया क्या? किसी भी सिस्टम का हाँ एनर्जी सर। और कैसे घटा हाँ सकते सर। हैं, इसी तरीके से। तो इसके थ्रू जो भी गैस रन कर रहा है या लिक्विड रन कर रहा है वो क्या करेगा, इस सिस्टम के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और ये एब्जॉर्ब तभी कर सकता है जब इस लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो कम होगा। एनर्जी का फ्लो जो है वो किधर से किधर होता है,
किधर से किधर होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एनर्जी का फ्लो ऑलवेज हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। तो मान लो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो एनर्जी इस तरफ जाएगा और इसी तरीके से एनर्जी को वो एक्सट्रैक्ट करेगा। और ये एनर्जी अब क्योंकि ले लिया है, तो ये क्या करेगा, अब डंप करने की कोशिश करेगा कहीं पे। तो एनर्जी जो लिया उसको वो इस जगह पे डंप कर देगा। लेट से मैंने यहाँ पे एक कॉइल इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से। तो एनर्जी को इसने अब यहाँ पे डंप करना स्टार्ट किया। तो ये एनर्जी डंप हुआ, एनवायरनमेंट में डंप किया इसका। और अब मैं वापस से इस लिक्विड को क्या करूँगा, जो भी ये लिक्विड या गैस है उसको मैं वापस से इसके अंदर डाल दूंगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगा, चलते रहेगा। आया ना। तो ऐसा होता नहीं, इसमें और भी चीज़ें अंदर करना पड़ता है। यहाँ पे एक कंप्रेशर होता है जिसके प्रेशर को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, कंट्रोल कराया जाता है। यहाँ पे एक अलग यूनिट लगा होता है, इस जगह पे एक अलग यूनिट होता है जो प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे कि यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे लो प्रेशर किया जाता है और इसको इन कराया जाता है इसमें से, ताकि हीट को एब्जॉर्व करे। फिर इधर से वो बाहर निकलता है, टेम्परेचर क्योंकि बढ़ जाता है तो वो गैस के फॉर्म में आ जाता है और कंप्रेस करने के बाद फिर वापस से ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। तो ये सारे कंप्रेशर होते हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ वर्क होता है। तो कंप्रेशर क्या है, कंप्रेशर जो है वो इलेक्ट्रिकल यूनिट से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल यूनिट से कनेक्टेड है। इससे तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो और ये कंप्रेशर उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन कर रहा है। तो ये वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर है जो कि मैंने एक मोटा मोटी बताया है। तो ये जो इंजन है ये भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, जिसमें कि जिस इंजन में मैंने क्या किया, इस इंजन में मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया। कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया और ये जो वर्क है हीट को एक्सट्रैक्ट किया। और ये इस तरीके से डंप कर दिया। तो अंदर जो होगा ये कोल्ड होगा या हाई होगा, टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा या कम होगा, बोलो। टेम्परेचर तो कम होगा ना रिलेटिवली, इसके टेम्परेचर से तो कम होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्व कर रहा है। सो इस जगह पे टीसी है और ये हीट को एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करके इंजन ने क्या किया, ये डंप किया। ये काइंड ऑफ हॉट रिजर्वर बनेगा और ये कोल्ड रिजर्वर बनेगा। और ये जो वर्क कर रहा है वो वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल यूनिट कंप्रेशर कर रहा है। ठीक है, ये कंप्रेशर कर रहा है वर्क, W अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। तो तुम मुझे बताओ कि अगर मुझे कोई भी एक रेफ्रिजरेटर परचेज करने के लिए जाना है तो मुझे किस चीज को देखना है, कौन कौन सा चीज हमारा काम का है। तुम लोग देखते हो कि 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या क्या चीज इसमें इम्पोर्टेंट वो बताओ। इसके कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर रहा है। हाँ, पहला चीज इम्पोर्टेंट ये है कि कितना ज्यादा एनर्जी को वो कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए W जो इम्पोर्टेंट है, W एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। और किस चीज को हम लोग देखते हैं,
बोलो, सोचो सोचो। सर कैपेसिटी। वॉल्यूम वो तो अलग चीज हो गया, वॉल्यूम भी है, लेकिन वो वॉल्यूम ओवरऑल चीजों में आ जाता है। और सोचो। और उसमें हम लोग ये भी चीज देखते हैं कि अगर हम लोग आइस ट्रे अंदर रखते हैं तो वो कितने जल्दी आइस में कन्वर्ट कर देता है पानी को, आया ना। मतलब कि कूलिंग इफेक्ट कितना ज्यादा अच्छा है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो कूलिंग इफेक्ट हाँ कितना अच्छा है वो क्यूसी बताएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्यूसी एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, क्यूएच अमाउंट ऑफ हीट जो है बाहर डंप कर रहा है। तुम लोग पीछे अगर रेफ्रिजरेटर के देखोगे तो ढेर सारा कॉइल होता है, देखा है कभी? इस तरीके से हाँ कॉइल सर। लगा होता है। ये कॉइल बेसिकली होता है किस लिए, वो हीट को बाहर में डंप करने के लिए होता है। और तुम हाथ अगर पीछे जाकर के रखोगे तो तुम्हें हीट फील होगा, काफी गर्म फील होगा, है हाँ कि नहीं? तो ये क्यूएच अमाउंट ऑफ जो हीट है वो डंप करते रहता है वो एनवायरमेंट में जाकर। तो हम लोग कभी जाकर के नहीं पूछते हैं कि बताओ मेरे को एक ऐसा रेफ्रिजरेटर दो जिसके पीछे का अगर हम लोग हाथ रखें तो काफी गर्म हो। ये चीज तो कभी नहीं देखते हैं। तो क्यूएच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्यूसी इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए क्या है, वर्क इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग सी ओ पी बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसे हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे that COP is equals to कितना अमाउंट ऑफ हीट वो इजेक्ट करता है और उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। समझ में आया क्या? यस सर। हम्म। तो अगर हम लोग अभी फिर से एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो हमें पता है कि क्यू एच इज इक्वल टू क्यू सी प्लस ऑफ डब्ल्यू आने वाला है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमारा आ जाएगा क्यू सी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू होगा। और डब्ल्यू के जगह पे हम लोग क्यू एच, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं। ईटा क्या होता है, डब्ल्यू बाय क्यू एच होता है। तो अगर हम लोग इस फॉर्मेट में इसको लाना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्यू सी लिखना होगा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखना होगा, नहीं, इसको चेंज करना होगा, सॉरी, क्यू सी को हटा लेता हूँ मैं। क्यू सी कितना हो जाएगा, क्यू एच माइनस ऑफ डब्ल्यू, और नीचे आ जाएगा डब्ल्यू। ये कितना बन जाएगा, क्यू एच बाय डब्ल्यू माइनस ऑफ वन, और क्यू एच बाय डब्ल्यू कितना हो जाएगा, वन बाय ईटा माइनस वन। तो दिस विल बी इक्वल्स टू वन माइनस ऑफ ईटा divided by beta. So this is the coefficient of performance in relation with the efficiency for heat engine. ठीक है क्या? एफिशिएंसी का फॉर्मूला इधर क्या है, हीट इंजन के लिए, हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला डब्ल्यू बाय क्यू एच, या फिर वन माइनस ऑफ टी सी डिवाइड बाय टी एच, या फिर वन माइनस ऑफ क्यू सी डिवाइड बाय क्यू एच। तो अगर तुम ईटा इधर से निकाल लो, जो पैरामीटर्स गिवन है इधर उसके वैल्यूज को पुट करके यहाँ निकाल लो, और यहाँ पे पुट कर लोगे तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी वही निकल करके आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। सर जरा ऊपर दिखाओ। और ऊपर नहीं नहीं, हो गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, कुछ ऐसा सिस्टम देखते हैं जो कि कहीं और दूसरे जगह पे यूज होता है। समझते हैं चीजों को। मान लो कि हम लोग नॉर्थ पोल पे हैं,
ठीक है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइस वगैरह होते हैं, बर्फ़ होते हैं। और अगर उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वगैरह है तो हम अपने रूम को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। तो गर्म अगर हम लोग रखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक जनरल मेथड है, हम लोग को दिखता है कि अंदर फायर लगा दो, है ना? तो ये आग जलते रहेगा तो इससे तुम्हें हीट मिलते रहेगा और पूरा रूम जो है हमारा गर्म रहेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक रूम हीटर परचेज कर लेता हूँ। और रूम हीटर क्या होता है? बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल यूनिट से कनेक्टेड होता है और एक कॉइल से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ये कॉइल से अगर कनेक्ट हो गया है तो ये क्या करेगा? कॉइल हीट अप होगा और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इसका तो एनर्जी वो रेडिएट करेगा। सेम फंक्शन ये जो भी चीज़ हम लोगों ने फायर यहाँ पे जलाया उसके जैसा, ये हीट बाहर निकाल रहा है, बस हीट निकालने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन होगा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और पावर कंजम्पशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आर के थ्रू निकाल सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने एनर्जी खपत किया 100 जूल, तो 100 जूल ऑफ हीट मुझे उस फॉर्म में मिल जाता है, रेडिएशन के थ्रू में, या फिर टेम्परेचर बढ़ाए तो हीट के फॉर्म में लगभग मिल जाता है। ठीक है, क्या इससे भी ज़्यादा हीट को हम लोग अचीव कर सकते हैं क्या? तुमने 100 जूल ऑफ वर्क किया और 100 जूल तुम्हें एनर्जी मिल गई, क्या इससे भी ज़्यादा एनर्जी अचीव किया जा सकता है क्या? बिल्कुल हाँ, और उसका नाम है हीट पंप। तो हीट इंजन अलग है और हीट पंप अलग है। ठीक है, इन दोनों चीज को अच्छे तरीके से समझना। तो हीट पंप इज बेसिकली जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द हीट इंजन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन नहीं, रेफ्रिजरेटर होगा, सॉरी। रेफ्रिजरेटर जो भी यूज होता है वो प्रोसेस को हम लोग हीट पंप में यूज करते हैं। हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में क्या देखा कि एक हीट इंजन था हमारे पास, सॉरी इंजन था सिर्फ, और इंजन में हम लोग क्या कर रहे थे? कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करा रहे थे। वर्क किसके थ्रू करा रहे थे? कंप्रेशर के थ्रू, है ना? और रेफ्रिजरेटर के अंदर ये कॉइल रखा गया था और फिर हीट को डंप किया जा रहा था, बराबर। इस जगह से क्यूसी मिल रहा था और इस जगह पे क्यूएच हमें हीट मिल रहा था, और यहाँ पे तुमने कुछ अमाउंट ऑफ वर्क कराया। समझ में आया क्या? हाँ अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाओ कि जो वर्क हो रहा है वो कौन वर्क कर रहा है? कंप्रेशर वर्क कर रहा है। कंप्रेशर को एनर्जी कौन दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है तुम्हारा इधर से भी मिल रहा है 100 जूल। मतलब कि अगर मैं 100 जूल का इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी यहाँ पे देता हूँ तो वो मुझे कितना एनर्जी डंप कराता है? क्यूएच अमाउंट ऑफ एनर्जी डंप कराता है। तो क्यूएच बड़ा है या वर्क बड़ा है? क्या बड़ा है? अभी देखा था ना, क्यू एच इज इक्वल टू क्यू सी प्लस ऑफ डब्ल्यू। साफ साफ पता चल रहा है कि वर्क जो है वो छोटा है और जो डंप हो रहा है एनर्जी वो बहुत ज्यादा है। तो दिमाग में अब समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैंने वर्क कराया वो तो उतना ही कन्वर्ट हुआ, लेकिन अगर मैं इस यूनिट को अपने घर के अंदर इंस्टॉल कर लूं, ये यूनिट को घर के अंदर इंस्टॉल कर लूं और इस कॉइल को मैं एटमॉस्फेयर में रख दूं, तो मेरा रूम जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से हीट होगा
कम एनर्जी सप्लाई करता है। आया ना? कुछ नहीं समझ में आया क्या? मान लो कि अब ये हमारा रूम है, दिस इज आवर रूम, और ये जो है एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है। तो एटमॉस्फेयर से जो कॉइल जा रहा है, ये कॉइल क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है, QH अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मेरा रूम जो गर्म होना था वो 100 जूल नहीं, 100 जूल से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ गर्म रहेगा। तो वही काम यहाँ पे किया गया हीट पंप के थ्रू। तो अब हीट पंप अगर है तो उसमें इफिशियंसी अगर मुझे डिफाइन करना है तो कौन कौन सा चीज़ हमारे काम का है? बोलो। अरे सिंपल सा चीज़ बताओ ना, कौन कौन सा चीज़ काम का है? ये जो वर्क हो रहा है ये हमारे काम का है, क्यों? क्योंकि इससे तो एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, और क्योंकि ये हमारे रूम के अंदर है तो QH हमारे काम का है। तो कितना वर्क होने पे मुझे एनर्जी मिल रहा है, उसी का रेशियो जो है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाएगा। आया ना? तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप will be equals to QH divided by W. So COP is equals to QH by W. इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे, और ये किसके लिए है? हीट पंप के लिए। रेफ्रिजरेटर के लिए अलग फार्मूला है, हीट पंप के लिए अलग फार्मूला है, हीट इंजन के लिए हमारा अलग फार्मूला है, तीनों के लिए अलग अलग है। अब मैं वापस से इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा इस फॉर्म में, क्योंकि हीट इंजन के लिए ईटा हम लोग क्या लिखते हैं? W/QH लिखते हैं, और इसी को हम लोग 1 माइनस ऑफ TC/TH लिखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट इंजन कितना हो जाएगा? 1/ईटा। समझ में आया क्या? तो अब तीनों में अगर मैं ईटा की बात करूं तो सबसे ऊपर जो ईटा है इफिशियंसी, इसके लिए हीट इंजन के लिए, वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इफिशियंसी कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। रेफ्रिजरेटर में अगर इफिशियंसी की बात करें तो वो होता है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में 1/ईटा है, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन ऐसा है, ए हीट इंजन is run between the temperature of 27 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. Then find the efficiency of this engine. सॉल्व करो से। इसमें लिखा होगा कि a heat engine based on Carnot cycle is running between the temperature of 27 degree Celsius to 0 degree Celsius, एंड बोल लो या फिर 2 बोल लो,
मतलब कि हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर तुम्हारा डिफाइन हो गया। तो उसके लिए तुम्हें इफिशियंसी निकालना है कि कितना होगा, बताओ। हाँ देखो, सर। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल सा है, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ईटा इज इक्वल टू जो होता है 1 माइनस ऑफ टी सी बाय टी एच होता है। तो यहाँ पे कूल टेम्परेचर जो है वो अगर 0 पुट कर लिया तुमने और ये 27 पुट कर लिया तो आंसर कितना आ जाता है 1, जो कि गलत है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ को गलत करते हैं, ये गलत होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेम्परेचर जो है हम लोग डिग्री सेल्सियस में पुट नहीं करेंगे, वो केल्विन में पुट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में पुट किया जाता है। तो अब इसको अगर केल्विन में पुट करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस 300 हो जाएगा, और ये 273 अपॉन 300 केल्विन हो जाएगा। इधर से तुम आराम से ईटा निकाल सकते हो, ठीक है। ये सही है हमारा तरीका होगा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट से हमारे पास एक पीवी कर्व है और ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए तुम्हें ये निकालना है कि इफिशियंसी इस साइकिल का कितना है। फाइंड द efficiency for the cycle। सॉल्व करो। और मान लो कि ये डायटोमिक गैस और नंबर ऑफ मोल्स जरूरत पड़े तो 1 ले सकते हैं। तो मुझे अगर इसमें इफिशियंसी निकालना है तो इफिशियंसी निकालने के लिए मुझे क्या है निकालना है, दो चीज निकालना है। थीटा इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय द हीट सप्लाइड, W बाई Q निकालना है। तो हर एक प्रोसेस के लिए मुझे क्या करना होगा, A B C है, तो हर एक प्रोसेस के लिए मुझे क्या करना है, वर्क निकालना है और Q निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो C लोकेशन है उसके लिए वॉल्यूम कितना होगा वो नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस जगह पे वॉल्यूम V नॉट है, इस जगह पे प्रेशर P नॉट है, और इस जगह पे P नॉट टू P नॉट प्रेशर दिया है। तो इस जगह पे V डैश वॉल्यूम होगा कितना, tan थीटा से निकालो 2 P नॉट अपॉन V डैश इज इक्वल्स टू P नॉट अपॉन P नॉट। तो इधर से V डैश कितना आ जाएगा, 2 P नॉट। सिंपल सा चीज था, निकल गया। तो अब मैं वापस से साइकिल की तरफ आता हूँ और इसमें वर्क निकाल लेता हूँ। ये इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से ए आए। तो देखो हम लोग शॉर्ट वे में किस तरीके से करेंगे, अगर ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व दिया है तो वर्क जो नेट होगा वो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट बराबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइट डेट विल बी पी नॉट, और ये हो जाएगा तुम्हारा बेस डेट इज वी नॉट। तो ये पी नॉट एंड वी नॉट विल बी द टोटल वर्क डन। कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब दूसरा मुझे क्या निकालना है कि हीट सप्लाई कितना होगा। अगर मैं ए से बी जाता हूँ तो ए से बी में वर्क हमारा कितना है, 0 है। तो डेल्टा यू कितना होगा, F/2 एन आर डेल्टा टी। टेम्परेचर को देख लेते हैं, इस जगह पे अगर टेम्परेचर टी नॉट है तो इस जगह पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2T0, और इस जगह पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4T0। तो दिख रहा है तुम्हें कि वर्क जो है वो तो 0 है, लेकिन डेल्टा यू कैसा है, पॉजिटिव है। तो जो डेल्टा क्यू होगा डेट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव विच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू।
ये हो जाएगा एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। एफ कितना होगा, कौन सा गैस है ये, डायटोमिक, तो डायटोमिक के लिए 5/2 एन आर डेल्टा टी कितना हो जाएगा टी नॉट, और एन आर टी नॉट कितना हो जाएगा पी नॉट बी नॉट के बराबर, इज इक्वल्स टू 5/2 पी नॉट बी नॉट। सो दिस इज डेल्टा क्यू। और ये जो है हीट सप्लाइड है तो इसीलिए पॉजिटिव है। अब बी से सी देखते हैं हम लोग। बी से सी में वर्क जो है वो पॉजिटिव है और डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, तो इसीलिए डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव होगा, तो मुझे इसे भी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो एफ बाई टू प्लस 1 एन आर डेल्टा टी, या फिर पी नॉट बी नॉट, सॉरी एन आर डेल्टा टी होगा पहले। तो एफ बाई टू कितना हो जाएगा, ये 5/2 प्लस 1 7/2 एन आर डेल्टा टी कितना 4 टी नॉट माइनस ऑफ 2 टी नॉट, 2 टी नॉट आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 एन आर टी नॉट 7 पी नॉट बी नॉट। सो दिस इज डेल्टा क्यू। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब लास्ट वाला सी से जब ए आ रहे हैं हम लोग, तो सी से ए में वर्क कैसा होगा, नेगेटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा यू कैसा होगा, दिस विल बी ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, तो डेल्टा क्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हो रहा है तो मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव डेल्टा क्यू चाहिए, और पॉजिटिव डेल्टा क्यू ही इफिशियंसी में जाता है। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी ईटा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, जो कि हीट सप्लाइड होता है, और डब्ल्यू कितना था, हाफ पी नॉट बी नॉट, और जो हीट सप्लाई किया गया वो ये सप्लाई किया गया और ये सप्लाई किया गया, इन दोनों का एडिशन, which will be 5/2 plus of 7 पी नॉट बी नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, और कितना आया, ये 14 प्लस 5 19, 19/2। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/19। सो दिस विल बी द एफिशिएंसी। आया किसी का, क्या गलती किया तुमने, मिस्टेक बताओ क्या किया, हीट निकालने में गलती। किसमें, वो हीट निकाल, हीट हीट निकाल, डेल्टा क्यू, 1 2 3 किसमें, डेल्टा टी का एक गिना, वो भी आइसोथर्मल ही निकाला। ओके, जो कि गलत प्रोसेस है। अच्छा, और किसी ने क्या गलती किया, 1/2 भी बोला था किसी ने, सर हीट निकालने में ही हुआ है। क्या, ठीक है। आई थिंक तुम लोग को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ मोलर हीट कैपेसिटी वगैरह है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो कंपैरिजन होगा वो हम लोग देखेंगे।